I think I would like to ask Vishal Bhaiya and Shobh uncle. Uncle, आपने बताया you are 9 people in the company and everything is P&L based, KPI based. And I was talking to uncle, the oldest person in the company, uncle himself is 74 and the youngest in the family is 28 or 29. So what happens when someone doesn't hit their KPI? जब किसी का कुछ टारगेट अचीव नहीं होगा तो what is the reaction of the other 7 people, 8 people and what is the outcome from the meeting? सबसे पहले तो देखिए इससे क्या अपना एफर्ट लगाया है उसको अप्रिसिएशन किया है और कहाँ उसकी चूक हुई है उसके लिए जो हम लोग एक्सपीरियंस लोग हैं वो गाइड करते हैं, विचार विमर्श होता है और विचार विमर्श के बाद ये रिजोल्यूशन होता है कि इसको हमको पार करना, इसको मतलब हमको पार लगाना, मतलब जो समझो फेलियर है या कम ये मिला है सक्सेस उसको ह्यूज सक्सेस में कैसे कन्वर्ट करना। तो ये विचार विमर्श रेगुलर बेसिस पे हमारे होते रहते हैं। महीने में कम से कम मैंडेटरी 1 या 2 मीटिंग हमारी होती है सब बोर्ड मेंबरों की और उसमें सब अपने अपने प्रेजेंटेशन करते हैं, क्या डिफिकल्टी आती है, क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं और उसका क्या सॉल्यूशन है, ये हम करते हैं। और सबसे ज़्यादा हम लोग का क्या है कि हमारा जो बिजनेस है ट्रांसपोर्टेशन उसमें हर कदम पे चैलेंजेस आती है, तो ये चैलेंजेस फेस करके भी जो है ना लोग अपने आप को अपग्रेड करते रहते हैं और चैलेंजेस मेक यू परफेक्ट। तो वो हिसाब से सब कुछ मतलब सॉल्यूशन एंड रिजल्ट आता ही है जो डिजाइन लेवल पे हमको मिलता है। और कुछ बातें बताऊं कि शुरू से हमारी जो फैमिली है हम लोग सेकंड जनरेशन है, ये थर्ड जनरेशन आ गया है, तो समय समय पे जो बदलाव जरूरी लगे स्टेइंग रिलेवेंट तो हम रिलेवेंट रहे हैं। सबसे पहला हमारा MOU मैंने खुद ने लिख के 89 में मेरे फादर को बताया था, 3 दिन रखा उन्होंने, उस पर अध्ययन किया, 2 पेज का था और बोला इसमें अभी कोई सुधार की आवश्यकता नहीं है, वो है। उसके बाद 97 में हमने अपग्रेड किया और रिसेंटली अभी 2023 में उसको और किया जिसमें हमारे पास प्रोविजन नहीं था कि फीमेल मेंबर आवे तो उसके लिए क्या होगा। और हर एक बोर्ड मेंबर जो है आज वो 5 साल की प्रक्रिया में मतलब ग्राउंड रियलिटी में काम करने के बाद वो एलिजिबिलिटी प्राप्त की है। तो जो MOU है विदिन उसमें हर एक चीज का खुलासा है और उसके मुताबिक चलते हैं तो जो भी कभी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वो रिजॉल्व हो जाता है इजीली। अंकल आपने बोला एक बोर्ड है आपका, टू सिंपली ब्रेक इट डाउन, एक बोर्ड है, किसी भी न्यू एंट्री को 5 साल सिस्टम में पहले घूमना पड़ता है एंड देन दे एंटर द बोर्ड। तो विशाल भैया बोर्ड में बहस भी होती होगी कभी कभी, तो आपकी अंकल से भी होती होगी कभी कभी, तो जब वो वाली बहस होती है तो घर पे क्या होता है? I think it is quite relevant, but what we have done is that to a large extent we kept the challenges or the issues of the business in the office itself, and we've separated that in terms of being out for an outing or a social event or something like that. But भैया to be honest, I think everybody would agree, जो यहाँ होता है वो घर पे कभी कभी फ्लो हो जाता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सब्जेक्ट्स बोर्ड रूम में डिस्कस होते हैं वो डाइनिंग टेबल पर नहीं लेके आते हैं। आई थिंक इट इज अ वेरी वेरी कॉन्शियस एफर्ट विच इज डन एंड दैट इज व्हाई अमॉन्ग्स फैमिली मेंबर्स आल्सो हु आर पार्ट ऑफ द वर्किंग बोर्ड, तो इवन ड्यूरिंग लंच टाइम जब हम लोग साथ में बैठ के खाना खा रहे हैं समथिंग लाइक दैट, तभी भी कोई इनफॉर्मल डिसीजन या इनफॉर्मल अप्रूवल सीख नहीं करते थे। सो वी मेड द रिलेशन अ लिटिल मोर फॉर्मल इन दैट कॉन्टेक्स्ट and बातों बातों में social events में or something like that we don't bring up any of these points. It's difficult. I mean I'm not saying it's so easy, but ये जो last 2023 में जैसे पापा ने बताया that we went with the family constitution exercise.
It was almost a 1.5 year kind of an exercise जहाँ पे each and every point जो business को touch कर सकता है, an event which could come up and which could hamper the working of the business because of disputes within the family members. उस हर एक point पे काफी dwelling किया, कैसे उसका resolution आना चाहिए करके, and that document was signed by everyone. We in fact had an outstation outing with almost 30 members, including the wives, children. वहाँ पे एक signing 1.5 दिन का एक session किया था. Explain the family members, the better halves, the extended family, what is the importance of this constitution and how the family unity will ensure that the business perpetuity continues. Go for question and answers. तो लास्ट चीज सबसे इम्पोर्टेंट, हमारे यहाँ पे सब प्रेशर आई थिंक डिफरेंट रिंग्स पे बैठे हैं. द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन बिजनेस आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे इज द बैलेंस शीट एंड द मनी विच बिजनेस इज मेकिंग. आई वुड आस्क अशोक अंकल, विशाल जी, यू हैव 8 to 9 people in the business. जब बिजनेस छोटा होता है तो क्या पॉकेट मनी से शुरू होता है. द टर्म इज पॉकेट मनी, देन इट इज अलाउंस, then it is salary, and then it is a remuneration to the director. So with 8 people, in 8 to 9 people in the business, how does the older generation manage the younger generation? क्योंकि younger generation के तो अंकल आप जितना दोगे हम सब खपा देंगे. इसका जवाब में बहुत सिंपल सा है और हर एक को लागू होता है. पिताजी ने जब 1958 में कंपनी स्थापित की ना, तभी इन्होंने एक बात कही थी. मतलब हम तो छोटे थे, लेकिन एक बात कही थी कि हम जैनिज्म को आगे लेके चलेंगे. और आज तक हमने एडॉप्ट किया और तीसरी जनरेशन जो है उन्होंने भी एडॉप्ट किया. तो जैनिज्म के फंडा जो है वो आगे रख के हम आगे बढ़ते गए हैं. और उसमें जो भी हमारे नियम है, गाइडिंग प्रिंसिपल्स है, वो अकॉर्डिंगली टू आवर शास्त्र बनाए गए हैं कि भाई बड़ों का आदर करना या ये करना. तो ये हमें क्वेश्चन ही नहीं आते हैं. अभी चाचा और भतीजा साथ में काम करते हैं, भतीजा और दूसरे अंकल काम करते हैं, एक दूसरे के साथ इतना घुल मिल के काम करते हैं ना कि जिसको जो लगता है कि कमी है तो वो अकेले में बोल देते हैं. जाहिर में कभी कोई ये बात नहीं आई है. और दूसरा क्या है कि हम लोग का एक चीज है कि ऑलवेज जमाने के मुताबिक, जमाने में जो बदलाव आया, मेरी एज आपने 74 बदलाई, लेकिन मैं 75 अगले महीने कंप्लीट कर रहा हूँ. तो उस जमाने के हिसाब से हम लोग पिताजी और 3 चाचा के साथ काम किया था. वही अनुभव हमको यहाँ तक ले आया, तो वही इन्होंने देखा है. तो जो देखते हैं. और दूसरी बात यह है कि बच्चों को बचपन से है ना, जैन जो वैकेशन के दौरान जब आमतौर पे लोग क्या है घूमने जाते हैं, तो हमने ये किया था कि 5 साल के ये बच्चे थे तब से 14 साल तक, मतलब 9 साल लगातार जहाँ साधु संत रहते हैं जो ज्ञानी, उनमें हर वेकेशन में उनको 15 दिन भेजा था. तो उसकी वजह से ये चीज़ हमारे यहाँ कम हो रही है. और स्टेइंग रिलेवेंट में मतलब क्या है कि ERP में बात करो तो जब 2004 में हमारी इंडस्ट्री में कोई ERP नहीं था, बरोबर. तो हमने .NET 2.5 उस जमाने का लेटेस्ट वर्जन था, उसमें ERP बनाया था होम में, जिसकी स्क्रिप्ट हमने लिखी थी खुद ने. और उसके आधार पे 122 से आज 1200 प्लस की सफर हमारी हुई. तो वो ग्रोथ टेक्नोलॉजी की वजह से हुआ. और आज की डेट में भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है, ये फिलहाल पिछले नवंबर में हमने एडॉप्ट की है, वो एडवांस टेक्नोलॉजी है, AI के साथ. AI के ऊपर से एक बात, हालांकि जॉब टाइप में लोग कन्वर्ट करते हैं, कि एक टाइम मैं बैठा था और हेलीकॉप्टर की इंक्वायरी डाली. हेलीकॉप्टर 4 दिन तक लगातार मेरे पास वेरियस ऑप्शन आए, हेलीकॉप्टर, एयरक्राफ्ट, इसके उसके. मैं बोला ये तो परेशान करेंगे. तो फिर मैंने बोला कि सस्ते में सस्ती चप्पल कहाँ मिलेगी.
उससे चप्पल की एडवर्टाइजमेंट है, हेलीकॉप्टर की बंद होते। मतलब ये एआई इतना पावरफुल टूल है कि इसको अभी अगर किसी को बिजनेस में आगे बढ़ना है तो इसको एडॉप्ट करना बहुत जरूरी है। और यही वजह है कि, और दूसरा क्या है कि जहाँ धर्म होता है ना वहाँ डिस्प्यूट होते हैं ना, तो उसका रिजोल्यूशन भी इजीली हो जाता है, ये मेरा मानना है। और बच्चों के बारे में मैं बताऊं तो 97-98 के दौरान 14-15 साल के थे, उस टाइम मैंने दोनों को पढ़ा, जुड़वा बच्चे हैं कि सबसे बड़े, मैं सबसे बड़ा हूँ फैमिली में और मेरे दोनों बेटे, तो उनको बुला के यही कहा कि भाई देखो, अभी आप एसएससी पास किया है तो आपको अपने बिजनेस में आना है या और कुछ करना है, और कुछ करना है तो मेरे पास जो भी रकम होगी वो आपको सुप्रत कर दूंगा, और अगर उसको जीरो कर दिया तो मैं ये नहीं पूछूंगा कि क्यों हुआ, इसमें से क्या सीखा इतना ही पूछूंगा। तो 15 दिन के बाद इन्होंने कहा कि अपना ही धंधे में इतनी अपॉर्चुनिटी है, हमको बाहर क्यों करना है। उसके बावजूद भी दोनों को 1 साल बाहर काम करवाया। इसने पुणे नागल में काम किया 1 साल, विरल ने मक्स लाइनर में 1 साल काम किया और फिर आए। और जब भी पढ़ते थे तभी जब भी इन्होंने डिसीजन लिया कि मैं अपने धंधे में आना है, तभी मैंने उनको शुरू में 3-4 साल पढ़ाई के दौरान वैकेशन में भिवंडी गोडाउन में भी काम करवाया। तो ये इस तरह की ट्रेनिंग हम रखते हैं ना, तो ये जो क्वेश्चन आ रहा है ना वो नहीं आता, क्योंकि उनको छोटे से छोटे आदमी की भी पेन पता है, एम्पैथी को उनका व्यवहार रहता है, और वही चीज ऊपर तक आती है या ऊपर से नीचे जाती है। और शुरू से पिताजी ने क्या है कि जितने भी लोग थे हमारी कंपनी में से, मुझे बताते हुए गर्व होता है कि कम से कम 50 ऐसे एंटरप्रेन्योर्स जिन्होंने पहली सर्विस हमारी कंपनी में की थी 1958-65 के दौरान, और आज बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक है, कोई मैन्युफैक्चरिंग में है, कोई ट्रांसपोर्टेशन में है, कोई सर्विस इंडस्ट्री में है। तो ये रखा था कि हमारी कंपनी नहीं है, एक परिवार है, और परिवार की तरह आज काम के काम पे काम, और काम जब भी पूरा हुआ सब साथ में बैठ के खाना खाते हैं। तो ये कल्चर, जो कल्चर है ना, ये कल्चर की वजह से ये जो प्रॉब्लम आमतौर पे फैमिली रन बिजनेस में आती है वो हमने आज तक नहीं फेस की। अभी की जर्नी बहुत इंस्पायरिंग है, मुझे बहुत अच्छा लगा, और ये देख के अच्छा लगता है कि अपने जैन समाज में 2 जनरेशन एक जगह काम कर रही है। तो मेरे मन में एक विचार आया कि आज का सबसे बड़ा चैलेंज है जनरेशन गैप, और काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट आते हैं क्योंकि जैन जी बच्चे बहुत फ्यूचरिस्टिक सोचते हैं, बहुत लंबा सोचते हैं। तो इस जनरेशन गैप को आप कैसे एड्रेस करते हैं? आप में से एक ओल्डर जनरेशन की और एक यंगर जनरेशन से एक आंसर दीजिएगा। देखिए, जनरेशन गैप जो है ये हकीकत है। पहले 25 साल की अवधि रहती थी, आज 5 साल की अवधि है। तो जनरेशन गैप वैसे देखने जाओ तो बहुत लंबा हो गया उसके गैप। लेकिन क्या है, इसके लिए हमारा जनरेशन को क्या करना चाहिए? हमारे जनरेशन को स्टेइंग रिलेवेंट, आज क्या चल रहा है, और दूसरी बात कि जहाँ ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट है, अपने जो टैलेंट है बच्चों में उस पर विश्वास रख के हम आगे बढ़ेंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आ सकती। अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा इनको। ये तो अपग्रेड है आज के हिसाब से। आज देखो, हमारे जो फर्स्ट जनरेशन था वो 7 से आगे नहीं बढ़ा था। उसके बाद मैं आया, मैं एसएससी पास था। उसके बाद मेरे भाइयों ने ग्रेजुएट किया। हमारा जो थर्ड जनरेशन है सब डबल ग्रेजुएट है। तो डबल ग्रेजुएट की पढ़ाई और कुटुंब में सब देखते आए, उसके वजह से आज मैं तो ये कहता हूँ, ओपन में मैंने कहा है कई मरतबा कि हमारे में जो टैलेंट है उससे कई गुना ज़्यादा इनमें टैलेंट है। तो इनकी टैलेंट पे विश्वास करना चाहिए।
और ये विश्वास करके मैंने 2017 में जब इनको लगा कि अभी ई-कॉम चालू करना है, तो मैंने ब्लाइंड परमिशन दी थी इनको कि करो और जो भी होगा देखें। आज हमारी जो पुरानी कंपनी है वो लाख से कम डिलीवरी करती है, लेकिन ई-कॉम डिवीज़न इन्होंने अकेले पे अपने कंधे पे लेके स्थापित किया है। वो 1,25,000 पार्सल पर डे डिलीवरी करते हैं। तो विश्वास बनना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रस्ट इज द की एंड स्टेइंग रिलेवेंट। ये दो चीज होगी ना, सब कुछ सही होगा। जिसके 3-4 बच्चे होते हैं, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम पेरेंट्स उन बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अगर वो छोटी जगह से बिलोंग करते हैं, वो बच्चे बड़ी सिटी में चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, प्रोफेशनली वो लोग क्वालिफाइड होने के बाद कुछ बिजनेस में चले जाते हैं, कुछ प्रोफेशन में चले जाते हैं। एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है कि वो बच्चे जहां जहां जाते हैं वो अपने पिता से या नोविंगली और अननोइंगली भाइयों के बीच में वो अपने बिजनेस को उसको अपना समझने लगते हैं। उनको लगता है कि मेरा बिजनेस मेरा ही है, मेरे भाई का बिजनेस है। तो वो दूरियां नोविंगली और अननोविंगली उन भाइयों में क्रिएट हो जाती है जो माँ बाप से दूर रहते हैं। सो मोस्ट ऑफ देम आप लोग भी पिता रहे हैं। सो आई थिंक किस स्टेज में यू बीइंग ए फादर यू शुड एंश्योर दैट जो बच्चे फिर भी जो अलग अलग जगह गए हैं अल्टीमेटली पेरेंट्स के कारण ही गए हैं। सो आई थिंक ये एक सबसे बड़ा कंसर्न रहता है। अगर कुछ स्टेज में अगर नहीं संभाला जाए तो आई थिंक नेक्स्ट जनरेशन, बच्चों की जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी वो नोविंगली अननोइंगली वो सेपरेट होते जाएंगे। सो आई थिंक वांटेड टू हैव योर व्यू बीइंग अ फादर, व्हाट यू शुड एंश्योर दैट वो जो बच्चे अलग अलग जगह रहते भी हैं तब भी वो एकजुट रहें। ये जस्ट आई वांटेड टू हैव योर थॉट ऑन दैट। बहुत टाइम ये इम्पोर्टेंट होता है दैट हम जब फैमिली में इन्वॉल्व होते हैं तो हम फैमिली को अपने आप को फैमिली के साथ को रिलेट करते हैं। नॉट जस्ट अ ब्रदर बट अ सिस्टर और अ डॉटर इन लॉ, जिसको भी आप शेयर होल्डिंग देते हैं करके, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंड टू मेक हुएवर इज पार्ट ऑफ द शेयर होल्डिंग अंडरस्टैंड कि आप शेयर होल्डर हो या फिर आप कंपनी में डायरेक्टर या फिर बोर्ड पे हो करके। दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग होती हैं। अगर कोई बच्चा बाहर गया है करके, he can have a shareholding of the company, but he cannot have a major say or a remuneration or something like that. So it is very important. Second part है, अगर कोई छोटे शहर से है, बाहर गया है, बच्चों की जो aspirations है उसको कभी मार नहीं करते। You should look that what is the reason that the child has decided to go into a bigger city or another country. The primary reason is that बच्चे का aspiration है and he or she is not seeing that वो growth अपने business में आएगी। अगर आपके ही business में वो opportunity दिखेगी, so trust me, 90% of the kids would want to come back and work in their own company. Because no matter कितनी भी बड़ी कंपनी में आप कोई भी डेजिग्नेशन पे पहुंच जाए, आप अल्टीमेटली वो कंपनी के लिए काम करते हैं। Whereas आप एक मीडियम कंपनी हो, SME के पार्ट हो और अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट हो, यू आर रनिंग द शो। सो इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड के बच्चों में अगर ये समझ फेर या फिर ये हो रहा है करके, एट द टाइम ऑफ whatever you feel is the right maturity or something, they have to be brought together in terms of an understanding that shareholding क्या है। जब भी कंपनी अगर आप पब्लिक जाना चाहते हैं या फिर तो शेयर होल्डिंग में उनको क्या आ सकता है, whereas someone who is running the show and is involved deeply into the company, उसका remuneration part will definitely be higher. You cannot, because जो कंपनी में इन्वॉल्व है और जो कंपनी में इन्वॉल्व नहीं है, दोनों को सेम मायने पे आप नहीं रख सकते हैं। I would request everyone to give a huge round of applause